क्या फ्री विल एग्जिस्ट करती है? क्या सब कुछ पहले से डिसाइडेड है? क्या हम सिर्फ एक पपेट हैं और हम बस ऐसे चले जा रहे हैं? हमारे कंट्रोल में कुछ है भी कि नहीं? फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म की जो डिबेट है ये चलती आ रही है। इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशंस होते रहते हैं आज भी। ये पता लगाने की कोशिश की जाती है क्या फ्री विल एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो रॉबर्ट सपोल्स्की जो कि एक बायोलॉजिस्ट हैं कूद गए इस चर्चा के अंदर। उन्होंने बायोलॉजी और न्यूरो साइंस की मदद से ये समझाने की कोशिश करी कि भैया देखो फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती है। इससे ये पता चलता है कि रॉबर्ट सपोल्स्की जो हैं वो एक रेडिकल डिटर्मिनिस्ट हैं। उनके हिसाब से फ्री विल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो अपनी किताब डिटरमाइंड में उन्होंने इसी चीज़ के ऊपर बात करी है कि क्यों उन्हें लगता है कि फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती है। कोई इंसान अगर क्राइम करता है, कोई चैरिटी करता है, कोई भी एक्शन करता है, तो उसके पीछे एक लंबी चेन होती है कॉजेस की। आप ट्रेस नहीं कर सकते हैं कि किस चीज़ के कारण उसने ये किया। जैसे कि वो मेटाफोर का एग्जांपल देते हैं टर्टल्स वाला। जैसे किसी लेडी से पूछा जाता है कि दुनिया कहाँ एग्जिस्ट करती है, अर्थ कहाँ है, तो आपने सुना होगा बहुत सारे लोग कहते हैं टर्टल की पीठ के ऊपर है। फिर उनसे पूछा जाए टर्टल कहाँ है, तो बोलेंगे टर्टल के नीचे एक और टर्टल है, फिर उसके नीचे एक और टर्टल। तो ऐसे लंबी चेन चलती चली जाती है। वैसा ही कुछ है हमारे साथ भी, हमारे एक्शंस के साथ, हमारे डिसीजंस के साथ। हम भी कभी पता नहीं लगा सकते कि किस चीज़ के कारण क्या हुआ। जैसे कि अगर एक इंसान रोड रेज के अंदर चिल्लाता है, गुस्सा कर रहा है बहुत ज़्यादा, फ्रस्ट्रेटेड है बहुत ज़्यादा, तो आप क्या बोलेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है? आप बोलेंगे भाई उसका मूड ख़राब होगा। तो रॉबर्ट सपोल्स्की बोलेंगे उसका मूड क्यों ख़राब है? ओके, उसका स्ट्रेस हार्मोन जो है वो ऊपर है बहुत ज़्यादा, कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया होगा। तो कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा क्यों है भाई? ओके, ऑफिस में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा काम है भाई, बहुत काम का लोड है। ओके, तो ऐसा क्यों है कि बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, ये लोड नहीं ले पा रहा है? अच्छा, शायद बचपन में कुछ हुआ होगा इसके साथ, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस वैसे रहे होंगे, या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण ये इस तरीके से रिएक्ट करता है, इसको जल्दी गुस्सा आ जाता है, ये बहुत एग्रेसिव बन गया। अच्छा, एग्रेसिव क्यों बन गया भाई, ऐसा क्यों हो गया? एनवायरनमेंट वैसा रहा होगा। आप देख रहे हैं किस तरीके से एक लंबी चेन बन गई कॉजेस की कि भाई ये हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है। मैं इसको आज से लेकर पीछे पास्ट में कितना भी ले जा सकता हूँ और मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकता कि इस कारण से इसने ऐसा किया होगा। तो देख रहे हैं कितनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, कितने सारे फैक्टर्स हैं। तो आप कैसे बता सकते हैं कि इस चीज़ ने इसको मजबूर कर दिया ऐसे एक्ट करने के लिए? अगर हम लोग ट्रेस करने बैठे ना किसी के एक्शंस को कि भाई ये क्यों हो रहा है, तो हमें पास्ट में जाते जाते एक भी ऐसा मोमेंट नहीं मिलेगा जहाँ पे हम ये कह सकें कि यहाँ पे प्योरली फ्री डिसीजन लिया जा रहा है, क्योंकि कुछ भी हाथ में नहीं है उस इंसान के। क्या वो जीन्स कंट्रोल कर सकता है? नहीं। क्या वो एनवायरनमेंट कंट्रोल कर सकता है? नहीं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, रॉबर्ट सपोल्स्की ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो एक्शंस होते हैं ना वो इन बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कॉजेज के कारण होते हैं, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं हो। अपने आर्ग्यूमेंट को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो एक एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं जिसका नाम है बेंजामिन लिविट। इसके अंदर क्या होता है कि पार्टिसिपेंट्स को बुलाया जाता है और उनको बोला जाता है भाई देखो क्या करना है तुम्हें, कि जब भी तुम्हें फील होना, जब भी तुम्हारा मन करे, तुम्हारे सामने एक बटन है उसको दबा देना, लेकिन बटन दबाते ही ये लिख लेना कि भाई तुम्हारा कब मन किया था बटन दबाने का। ठीक है, साथ ही साथ उनकी ब्रेन एक्टिविटी जो है ना उसको भी मेजर किया जा रहा है उसी वक्त, इक्विपमेंट्स वगैरह लगे हुए हैं। इसकी फाइंडिंग क्या निकली पता है? इसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि जो ब्रेन एक्टिविटी है वो पहले शुरू हो जाती है कुछ मिली सेकेंड्स, जब वो इंसान अवेयर होता है कॉन्शियसली कि उसने डिसीजन लिया है। ट्रेडिशनल आइडिया तो ये है ना कि भैया हम पहले डिसाइड करते हैं, उसके बाद ब्रेन में एक्टिविटी चालू होती है, फिर वो काम हो जाता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा निकला, यहाँ ब्रेन एक्टिविटी पहले स्टार्ट हो रही है और बाद में वो इंसान जो है वो कह रहा है हाँ भाई मैंने डिसीजन लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ब्रेन एक्टिविटी चालू हो रही है, बाद में वो कॉन्शियसली अवेयर है। इसका मतलब क्या है पता है? जो कॉन्शियस सेल्फ है ना हमारा, वो डिसीजन मेकर नहीं रहा। हमें लगता था हम डिसीजन मेकर हैं और ब्रेन हमारी बात मानता है, ब्रेन हमारे हिसाब से एक्ट करता है। नहीं, ब्रेन पहले ही स्टार्ट कर देता है एक्शन लेना, हम बाद में जस्टिफाई कर देते हैं उसके एक्शन को कि हाँ भाई हमने ही किया है। मतलब हम डिसीजन मेकर नहीं, हम डिसीजन नरेटर बन जाते हैं। इससे पता चलता है कि हमारे हाथ में कितना कम कंट्रोल है। आगे चैप्टर में रॉबर्ट सपोल्स्की बात करते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर जो है वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होता है। कैसे कुछ जीन्स, कुछ हार्मोन्स डिसाइड करते हैं कि भैया हम कैसे एक्ट करने वाले हैं, कैसे बिहेव करने वाले हैं। जैसे एक जीन होता है MAOA जीन, उसका वेरिएंट है। ये स्टडीज़ में पाया गया है कि ये जो जीन है ये लिंक्ड है वायलेंट बिहेवियर से, हायर रिस्क से। तो जिनके अंदर भी ये जीन बहुत ज़्यादा ही एक्टिव होता है
तो वो लोग इम्पल्सिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हायर रिस्क ले सकते हैं, बहुत वायलेंट हो सकते हैं। लेकिन जीन्स के साथ साथ एनवायरनमेंट का भी फ़र्क पड़ता है, ये ध्यान रखना। एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है कि एक जीन कैसे एक्ट करेगा उस एनवायरनमेंट के अंदर। वैसे टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो मेल हार्मोन है, पाया गया है कि जिनके अंदर ज़्यादा होता है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं, बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं, उनके अंदर टेंडेंसीज हो सकती है एग्रेसिव होने की। इसका मतलब ये नहीं कि टेस्टोस्टेरोन हाई है तो वो 100% एग्रेसिव ही होगा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ध्यान रखना। उस तरीके से कॉर्टिसोल अगर ज़्यादा है तो उनका स्ट्रेस रिस्पॉन्स अलग होगा। एक ही सिचुएशन होगी लेकिन दूसरा इंसान जिसका कॉर्टिसोल ज़्यादा है वो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा उस एनवायरनमेंट के अंदर, उसको लगेगा कि यार कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, जबकि मामला ऐसा नहीं होगा दूसरे के लिए। साथ ही साथ वो बताते हैं कि जो ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो भी बहुत कुछ डिसाइड करता है। आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो डिसीजन मेकर है, ठीक है, इम्पल्स कंट्रोल करता है, आपकी प्लानिंग में मदद करता है। अगर वो वीक हुआ, डेवलप नहीं हुआ अच्छे से, तो आप इम्पल्सिव हो सकते हैं, मतलब आप डिसीजन ले सकते हैं गलत एकदम से बिना कुछ सोचे समझे। तो ये इम्पल्सिविटी जो है ज़रूरी नहीं है कि बेचारा जानबूझ के कर रहा है वो इंसान, उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ही ख़राब है बेचारे का, तो वो करेगा क्या। तो ऐसे बहुत सारे आपने देखे होंगे ना, 16, 17, 18 साल की उम्र में बच्चे होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ गाड़ियाँ चलाते हैं, बहुत ही क्राइम आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा क्राइम भी उनसे हो जाते हैं, गलत काम कर लेते हैं, बाद में रिग्रेट करते हैं, उनको समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया था उस सिचुएशन के अंदर। तो वो जो इम्पल्स कंट्रोल होता है उनका बहुत लूज़ होता है उस वक्त वैसे भी, क्योंकि एक एज के बाद जाके जो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो अच्छे से डेवलप होता है। तो कई बार जो बच्चे होते हैं या टीनेजर्स होते हैं वो इस PFC के कमज़ोर होने के कारण भी ऐसे इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं और उनसे गलतियां हो जाती हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि जीन्स के अलावा जो एनवायरनमेंट है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बिहेवियर शेपिंग में। अगर इसका बचपन जो है वो बहुत ही ख़राब रहा है, जिसमें बहुत उसको ट्रॉमा मिला है, बहुत अब्यूज़ मिला है, हो सकता है कि उसका जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है वो परमानेंटली चेंज हो जाए, उसका हमेशा हाई कॉर्टिसोल रहे, वो हमेशा डरा डरा रहे, उसमें ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं, उसका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, उसका जो अमिगडाला होता है जो कि फियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो और ज़्यादा रिएक्टिव हो सकता है, जो PFC है जिसके बारे में बात करी उसका वीक रेगुलेशन हो सकता है, बेचारा अच्छे से प्लान ना कर पाए, कुछ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं उसके साथ जस्ट बिकॉज उसके बचपन में कुछ हुआ है। अब जैसे जैसे वो बड़ा होता है, अपने अडल्टहुड में आता है, तो उसका स्ट्रेस को लेकर जो एक्सपीरियंस है, एंगर को लेकर एक्सपीरियंस है, बहुत सारे इमोशंस को लेकर जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल ही अलग हो सकता है, बहुत ही डिफरेंट हो सकता है। तो कितना कुछ हमारे साथ होता है जो कि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल से बाहर होता है, जिसको हम कैरेक्टर बोल रहे होते हैं कि भाई देखो इस बंदे का कैरेक्टर कैसा है या इस बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है, ये तो बहुत ज़्यादा भाई माचो इंसान है, ये बंदा देख कितना भोंदू सा है, बेवकूफ़ सा, डरा सा रहता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कितना कुछ जो है वो उसके हाथ में नहीं है, ये बहुत पहले से डिसाइडेड हो रखा है, उसके जीन्स, उसका एनवायरनमेंट, उसके हार्मोन्स कितना कुछ डिसाइड कर रहे हैं, कितना कुछ शेप कर रहे हैं। रॉबर्ट सपोल्स्की बताते हैं कि जो प्रीनेटल एनवायरनमेंट होता है, जब अपनी माँ के आप गर्भ में होते हैं, वो मोमेंट या फिर वो जो समय होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए आपकी जो मम्मी है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं उस वक्त, ठीक है, कॉर्टिसोल लेवल उनका हाई रहता है, एनवायरनमेंट वैसा है, और भी कुछ कारण हो सकते हैं। तो हो सकता है जो फीटस है उसका भी जो हार्मोन का जो सिस्टम है वो अलग तरीके से डेवलप हो। बड़ा होकर ऐसा हो सकता है कि वो जो बच्चा है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो फालतू में, उसका स्ट्रेस रिस्पॉन्स थोड़ा अलग हो। इसके साथ साथ कल्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सोसाइटी में जो जहाँ पे वो इंसान पैदा हुआ है वहाँ का कल्चर कैसा है। कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, वो कुछ बिहेवियर को ना गलत नहीं मानते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाएंगे किसी पार्टिकुलर कल्चर के अंदर, एग्रेशन दिखाएंगे, तो उसको गलत नहीं माना जाएगा, कहेगा जा हाँ भाई हमारा बच्चा देख कितना स्ट्रॉन्ग है। कुछ कुछ जगह पे इसको मना किया जाएगा, नहीं भाई इतना एग्रेशन नहीं आप दिखा सकते हैं, इतना आप वायलेंट बिहेवियर नहीं दिखा सकते हैं, मार धाड़ नहीं कर सकते हैं। अब देखिए कुछ जगह पे आपने देखा होगा, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, इन जगहों पर कुश्ती वगैरह लड़ी जाती है, ठीक है, एग्रेशन दिखाया जाता है थोड़ा सा, तो ये कल्चरली एक्सेप्टेड है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, उसका बिहेवियर अलग होगा। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा हो सकता है वहाँ पर इन सब चीज़ों को मना किया जाता हो कि नहीं भाई आप इतना मत करिए, आप शांत रहिए, अच्छे बच्चे बनिए। तो कल्चर जो है वो भी हमारे जो बिहेवियर है उसको बहुत अलग तरीके से शेप करता है, तो ध्यान रखना। तो जो ये एनवायरनमेंट है, ये जो कल्चर है, ये जो हार्मोन्स हैं, ये जो जीन्स हैं, आप देख रहे हैं कि हम प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली इन चीज़ों का, हमारे जो एक्शंस है, बिहेवियर है, बेसिकली इनका प्रोडक्ट है। आगे सपोल्स की बात करते हैं केओस थ्योरी के बारे में। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि जो केओस थ्योरी है ना वो फ्री विल को सपोर्ट करती है, क्योंकि उन्हें लगता है जो केओटिक सिस्टम होते हैं ना वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। जैसे कि वो एग्जांपल देते हैं केओस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो वेदर है, आपने देखा होगा वेदर जो है हम कंप्लीटली प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना सा भी चेंज आता है ना, टाइनी चेंज आता है और पूरा मामला ख़राब हो जाता है, पूरा मामला ही बदल जाता है। तो ड्रास्टिक चेंज आ सकता है एक छोटे से बदलाव से, बहुत छोटे से बदलाव से। आप जानते हैं इसको कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट, आपने सुना होगा इसके बारे में। कोई तितली है वो अपने पंख फड़फड़ाती है, मान लो इस कोने में दुनिया के, तो दूसरे किसी कोने में
टोर्नेडो आ सकता है। मतलब कि ये एक एग्जांपल लिया जाता है, ऐसा होता नहीं है कि भाई उसने फड़फड़ाया और वहाँ आ गया। इस एग्जांपल के जरिए दिखाने की कोशिश की जाती है, देखो भाई कितना छोटा सा चेंज था, बस एक फड़फड़ाया था पंख हल्का सा और वहाँ देखो कितना बड़ा तूफान आ गया। अब सेपोल्स्की कहते हैं कि जो क्योटिक सिस्टम है, मानता हूँ कि अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, लेकिन अनप्रेडिक्टेबिलिटी और फ्रीडम अलग अलग चीज़ें हैं। अब जो क्योटिक सिस्टम है वो ठीक है, मान लो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, लेकिन वो भी कुछ डिटर्मिनिस्टिक लॉज को फॉलो करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई जो क्लाउड्स हैं वो रैंडमली कहीं पे बारिश कर देंगे कि भाई हाँ यहाँ मन कर रहा है यहाँ कर देंगे। वो भी कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, कुछ डिटर्मिनिस्टिक लॉज को। सेपोल्स्की कहते हैं जो केओस थ्योरी है वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती फ्री विल को। साथ ही साथ वो बताते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं ना, उसके अंदर एक फिनोमेना होता है जिसको कहते हैं इमरजेंस। अब ऐसा होता है इमरजेंस के अंदर कि जो सिंपल कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो जब साथ आते हैं, साथ मिलते हैं, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, कुछ अलग ही क्रिएट हो जाता है। जैसे कि वो एंट का एग्जांपल लेते हैं कि जो एक सिंगल एंट होती है वो इधर उधर जाती है, सिंपल रूल्स फॉलो करती है, लेकिन ऐसी बहुत सारी एंट्स आ जाए, बहुत सारी, तो वो क्या करती है मिलकर, वो मिलकर कुछ ऐसा क्रिएट करती है जिसको देखकर हम भी सरप्राइज हो जाते हैं। क्या करती है वो? ऐसी एंट कॉलोनी बना लेती है जो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होती है, बहुत ही कमाल की होती है कि हम भी देख के हैरान रह जाते हैं। उसी तरीके से वो बताते हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन है ना, वो भी ऐसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है भाई कि उसमें छोटे छोटे न्यूरॉन्स आते हैं, ठीक है, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आते हैं, फिर कनेक्ट हो जाते हैं, ट्रिलियंस ऑफ कनेक्शंस बन जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जाता है। और इमर्ज होके क्या आता है भाई, आपके थॉट जनरेट होते हैं, इमोशन जनरेट होते हैं। तो बताते हैं कि जो ब्रेन है वो कॉम्प्लेक्स भले ही कितना हो, ठीक है, उससे कुछ भी इमर्ज होके आ रहा हो, लेकिन फिर भी वो कुछ लॉज को फॉलो करता है भाई, ठीक है, कुछ रूल्स ऐसे हैं जिसको उसको फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये जो इमर्जेंस है फैसिनेटिंग लग सकता है, अच्छा लग सकता है, कमाल का लग सकता है, लेकिन ये फ्री विल का प्रूफ नहीं है। तो कियोस थ्योरी और इमर्जेंस जो है ये दोनों ही फेल हो जाते हैं इस फ्री विल को सपोर्ट करने में। फिर बात करते हैं सेपोल्स्की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कि अब देखते हैं कि भैया ठीक है, अब मैंने बोल दिया यार फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती है, तो अब क्या करना चाहिए समाज को? समाज को देखना चाहिए, अगर यही मामला है कि हमारे हाथ में इतना कुछ नहीं है जितना हमें लगता था, तो क्या किया जाए? तो अब हमें रीथिंक करने की ज़रूरत है पूरे सिस्टम को। पहले हमें समझना होगा जो हम बोलते हैं कि इस इंसान ने एक क्राइम किया है भाई, ये डिज़र्व करता है पनिशमेंट। सेपोल्स्की कहते हैं जो डिज़र्व वर्ड है ना, बड़ा प्रॉब्लमेटिक है अगर आप इसको साइंटिफिक लेंस से देखो तो, क्योंकि उसके हाथ में तो था ही नहीं कुछ, वो डिज़र्व क्या करेगा? अब सेपोल्स्की ये भी नहीं कह रहे हैं कि भाई इसने क्राइम कर दिया है, भाई इसको छोड़ दो यार, नहीं नहीं भाई बेचारा, इसके हाथ में थोड़ा था कुछ, वो ये नहीं कह रहे हैं। सेपोल्स्की ये कह रहे हैं कि ठीक है भाई, उसने क्राइम किया है, उसको समाज से अलग करो, वो तो करना ही पड़ेगा तुम्हें, उसको रखो अलग, जेल में रखना है जहाँ रखना है, लेकिन नज़रिया बदलो पहले, ठीक है, पहले ये समझो कि वो कहाँ से आ रहा है, क्या क्या चीज़ें थी जिसने उसको ये इस तरह पुश किया कि वो ऐसे एक्ट करेगा, ऐसे बिहेव करेगा, ठीक है, और वहाँ से समझो कि क्या कर सकता हूँ मैं, क्या इस पनिशमेंट को कुछ अलग तरीके से देखा जा सकता है। मतलब अभी हम क्या करते हैं, पनिशमेंट को रिवेंज के रूप में देखते हैं कि इससे तो बदला लेना है, इसको तो सबक सिखाना है, इसको बताना है कि इसने क्या गलती करी है। क्या इस रिवेंज को हटाया जा सकता है? क्योंकि उनको लगता है कि जो रिवेंज वाली भावना है ना, ऐसा पनिशमेंट, ये साइंटिफिकली जस्टिफाइड ही नहीं है। हमें बात करनी चाहिए रिहेबिलिटेशन की कि भाई इसने जो, मतलब क्या पता, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग थे पास्ट के अंदर, क्रिमिनल्स ऐसे थे जिनके ब्रेन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जिसके कारण उन्होंने बहुत सारे क्राइम करे, और वो बताते थे कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो कंट्रोल में नहीं रहते हैं अपने। तो कितना कुछ है जो बेचारे वो नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें करने पे मजबूर कर रहा था उनका अंदर का सिस्टम, उनका ब्रेन, ठीक है, उनका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा हो गया था। सेपोल्स्की कहते हैं कि जो डिटर्मिनिज्म है ना, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुरी चीज़ नहीं है ये, बल्कि हमारी सोसाइटी को और कंपैशनेट बनाएगा, ठीक है। जब हम एनालाइज करेंगे किसी एक्शन को कि भाई देखो भाई इसने यार किया ये, लेकिन इसके पीछे कितने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, तो हम उनको सही तरीके से समझ पाएंगे इंस्टेड ऑफ जजिंग देम, ठीक है। तो एक नज़रिया बदलेगा हमारा उनके एक्शंस को देखने का। आप हिस्ट्री उठा के देखिए कि साइंस ने जब भी ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, उसको स्टडी करने की कोशिश करी है, सोसाइटी का नज़रिया कैसे बदला है इंसानों के एक्शंस को देखने का। जैसे कि आप देखिए कि एक वक्त था जब मेंटल इलनेसेस वगैरह होते थे, तो जिनको भी होता था उनको पागल करार देते थे, उनको अलग कर देते थे, उनको पनिश करते थे, उन्हें बुरा भला कहते थे, है ना, कि भाई इसके अंदर तो भूत आ गया है, इसके अंदर ये आ गया है। लेकिन अब देखिए, अब हमारे अंदर एम्पैथी जागती है और हम उनको प्यार की नज़र से देखते हैं कि भाई इसको केयर की ज़रूरत है, भाई इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो साइंस ने नज़रिया बदला है भाई हर चीज़ को देखने का। तो वैसे ही रॉबर्ट सेपोल्स्की, उनका ये मानना है कि ये जो नज़रिया है कि फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करता और डिटर्मिनिस्टिक है ये सब कुछ, बिकॉज हमारी बायोलॉजी ही ऐसी है, ठीक है, हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं है, तो ये हमारी सोसाइटी को और बेहतर बनाएगा,
हमें बताएगा कि देखो भाई दूसरा इंसान जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपने किताब पढ़ रखी है तो आप मुझे बताना क्या आप मानते हैं कि फ्री विल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए ध्यान रखो। गुड बाय।